क्या आपकी भी रिसेंटली नी सर्जरी हुई है और आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको 4-5 एक्सरसाइजेस दी हैं करने के लिए? प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस में नहीं है, प्रॉब्लम इस अंडरस्टैंडिंग में है कि एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेस कैसे करना है और उनका पर्पस और एक्चुअल फॉर्म क्या है। बिकॉज ओनली अंडरस्टैंडिंग दोज टू थिंग्स विल हेल्प यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर अर्ली फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन और आपको सही आउटकम मिलेगा जल्द से जल्द। तो ये 5 चीज़ें जो मैं बताऊंगा उनका ध्यान रखना, तभी आप अर्ली फेज में जल्दी रिकवर कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पीछे का पर्पस और सही फॉर्म को समझें। क्वाड सेट is one of the most commonly done exercises in the early phases of a knee injury. इसका पर्पस है क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन के जरिए नी को एक्सटेंड करना, क्योंकि क्वाड्रिसेप इज द मसल दैट नीड्स टू फायर टू पुश योर नी इनटू एक्सटेंशन। तो सबसे पहले अपने क्वाड्रिसेप मसल को फायर करें और फिर नी को नीचे पुश करें ताकि आपके घुटने की एक्सटेंशन जो एक सर्जरी के बाद लूज हो जाती है वो वापस आनी शुरू हो। सेम विद एनी एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग। अगर आपको एक स्ट्रेट लेग रेस करने को कहा गया है तो सिर्फ टांग को ना उठाएं, बिकॉज इफ यू डोंट फायर योर क्वाड्रिसेप व्हाइल लिफ्टिंग योर लेग अप, बहुत चांसेस हैं कि आप अपने हिप को ओवर यूज करेंगे, जिससे आपके बैक में भी इश्यूज आ सकते हैं अर्ली फेजेस में। तो मेक श्योर कि आप अपने क्वाड्रिसेप को फायर करें और फिर एक लेग रेस करें, और जितना भी समय आप उस मूवमेंट को होल्ड कर रहे हैं उतने समय आपका क्वाड्रिसेप फायर होता रहे, बिकॉज वंस द क्वाड्रिसेप स्टॉप्स फायरिंग आपका सारा प्रेशर आपके नी और हिप जॉइंट पर आना शुरू हो जाता है। टिप नंबर 2, वो 4-5 एक्सरसाइजेस से आपका रिकवरी नहीं होगा। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप एडिंग एक्सरसाइजेस एंड कीप प्रोग्रेसिंग द एक्सरसाइजेस यू आर डूइंग। उससे मेरा मतलब क्या हुआ? यस, यू स्टार्टेड क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन विद अ स्ट्रेट लेग रेस, बट जब आपके लिए ये मूवमेंट ईजी हो गई तो बहुत ज़रूरी है कि अब हम इस मूवमेंट में प्रोग्रेशन डालें। तो होल्ड करना डिफरेंट एंगल्स पे while maintaining quad activation and a slow eccentric यानी कि स्लो लोअरिंग से आपकी मसल एक्टिवेशन और आपकी स्ट्रेंथ जल्दी बिल्ड होगी। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे बिना वेट के करने में, तो यू नीड टू स्टार्ट एडिंग वेट टू इट। बहुत सारे लोग पहले 1-2 महीने रिहेबिलिटेशन के, मे बी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90% ऑफ द पीपल आई टॉक टू कीप डूइंग अ बॉडी वेट सिंगल लेग स्ट्रेट लेग रेस फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द रिहैब। स्टार्ट एडिंग half a kg 1 kg as soon as you are comfortable, क्योंकि इसी वेट और रेजिस्टेंस से आपका मसल एक्टिवेशन, आपका मसल स्ट्रेंथ और मसल मास वापस आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी कॉन्सेप्ट पे, स्टार्ट एडिंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस टू स्टार्ट एक्टिवेटिंग डिफरेंट मसल्स ऑफ योर बॉडी। तो साइड लेग रेस टू स्टार्ट फायरिंग द हिप एबडक्टर्स, प्रोन लेग रेस टू स्टार्ट फायरिंग द ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग, inside leg raise to start focusing on the inner thigh muscle, and other movements like a standing hamstring curl and seated leg extension or even a isometric heel dig are great ways of starting to activate other muscles beyond the quadricep. Tip number 3, rehab doesn't work on timelines. तो अगर आपको किसी ने टाइमलाइन दी है कि इतने हफ्ते तक आपको ये अचीव करना है, keep that in mind and work towards it. But it's not an absolute. It is not worth pushing through pain to accomplish that. तो हर चीज़ आप अपने प्रोग्रेस के हिसाब से करें रादर देन किसी टाइमलाइन के हिसाब से। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको 4 या 6 हफ्ते बाद पेन फ्री वॉकिंग करनी है और अभी तक आपने वेट बेयरिंग भी शुरू नहीं की है, तो थिंक एंड अपनी बॉडी की सुन के ये डिसीजन लो, क्या ये पॉसिबल भी है। टिप नंबर 4 एंड द मोस्ट अंडररेटेड थिंग आई सी इन द अर्ली फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, ये ट्रेनिंग। इसका मतलब है काफ़ी सारे लोगों को ये टाइमलाइन दे दी जाती है कि आपको इतने समय में पेन फ्री और बिना सपोर्ट के वॉक करना है, बट दे नेवर ट्रेन फॉर इट। एक्सरसाइजेज लाइक टैंडम स्टांस, सपोर्टेड सिंगल लेग बैलेंस एंड एक्चुअल गेट ट्रेनिंग, जहाँ पे आपका नी फ्लेक्शन में जाकर हिप फ्लेक्शन में और फिर नी एक्सटेंशन में जाता है और आप अपने वेट को शिफ्ट करना सीखते हैं, are very important early markers or exercises to start training gait. You can progress that to doing an exaggerated gait, and that is how you start walking pain free after an ACL surgery, which is a very important part of phase 1. Lastly, remember the 3 most important goals of phase 1. Number 1, improving your quad activation. Number 2, achieving full extension and working on flexion. Number 3, working on muscle activation and foundational strength.
of all of the muscles supporting the knee joint. When you focus on these three, you put yourself in the best possible situation to start improving your daily functional life and to start working on getting your full functionality and life back.